हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं गीता कुमारी, मैं एक प्राइमरी टीचर हूँ और अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग 8th क्लास का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहला पार्ट ख़त्म कर लिया है और हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग भारतीय कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग इससे पहले एक क्लास पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोग कृषि के प्रकार, है ना, कृषि के प्रकार के बारे में पढ़े कि कृषि को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि। और निर्वाह कृषि को भी 2 भागों में बांटा गया है, स्थानांतरित कृषि और गहन कृषि। तो इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। यदि आप लोग वो क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके क्लास को आप देख लीजिए, तभी आपको आगे के क्लास समझ में आएंगे। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके वहाँ से क्लास देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे फसलों के प्रकार। तो फसलों को कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए, फसलों को ऋतु के अनुसार, है ना, ऋतु के अनुसार फसलों के प्रकार होते हैं और उपयोगिता के आधार पे भी फसलों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋतु के अनुसार फसलों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद की फसल। इसके बारे में और उपयोगिता के आधार पर देखिए, खाद्य फसल, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी फसलें और व्यापारिक फसलें। आज हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। भारत में ऋतुओं के अनुसार फसलें रोपी और काटी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से 3 कृषि फसल ऋतुएं होती हैं। हमारे भारत में 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, जाड़ा और वर्षा। और तीनों ऋतु के अनुसार ही फसल की भी कटाई की जाती है और फसल की भी रोपा जाता है ना। तो इसलिए फसलों को ऋतु के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ फसल, दूसरा है रबी फसल और तीसरा है जायद फसल, है ना। जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है तो उसी समय फसलों का भी बोया जाता है और उसी अनुसार से फसलों को काटा जाता है। जैसे वर्षा ऋतु शुरू होने के समय ही देखिए खरीफ फसल रोपी जाती है और जाड़ा जब ऋतु शुरू होता है तो रबी फसल बोया जाता है। ठीक है, और जैसे ही गर्मी का आगमन होने लगता है तो उस समय हम लोग जायद की फसल को बोते हैं। तो इसलिए इसे ऋतु फसल कहा जाता है, क्योंकि ऋतुओं के अनुसार इसका ये रोपी जाती है और काटी जाती है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके इसके देखते हैं कि खरीफ फसल कब रोपी जाती है और कब काटी जाती है। तो खरीफ फसल, यह फसलें जून जुलाई में अर्थात और अक्टूबर नवंबर में यह काट ली जाती है। तो हुआ ना कि ऋतु के अनुसार समय, है ना, मौसम के अनुसार ये बोई गई। वर्षा ऋतु शुरू होने के साथ ही इसका बोई गई और अक्टूबर नवंबर यानी कि जाड़े की ऋतु शुरू होने के पहले ही इसे काट ली गई। ठीक है, जैसे इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो धान, मक्का, मूंगफली, ज्वार, कपास आदि खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रबी फसल। यह फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, यानी कि जाड़े की ऋतु जैसे ही शुरू होने वाली होती है उस समय रबी की फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इन फसलों को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा कम होती है। यानी कि देखिए, गर्मी की ऋतु में हम लोग जानते हैं कि तापमान अधिक होता है ना, और जून जुलाई में देखिए वर्षा भी होती है। लेकिन खरीफ फसल जब बोई जाती है यानी कि अक्टूबर नवंबर में मौसम यानी कि तापमान भी कम होता है और वर्षा भी नहीं के बराबर होती है, थोड़ा मोड़ा मतलब होती है। तो जिस कारण हम कह सकते हैं कि जो खरीफ की फसल होती है उसकी अपेक्षा हमें रबी फसल में कम तापमान और कम जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे गेहूँ, है ना, खरीफ फसल में कौन कौन से आते हैं, तो गेहूँ, चना, मटर, सरसों, मसूर, जौ, यानी कि जितने भी दालें होती हैं ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, गेहूँ, चना, मटर, है ना। चलिए अब हम देखते हैं जायद की फसलें।
तो जायद की फसलें कब बोई जाती है? रबी व खरीफ, है ना। खरीफ और रबी के बीच अर्थात गर्मी मौसम में जो फसलें बोई जाती है वह जायद फसलें कहलाती है। यानी कि जैसे ही गर्मी का प्रारंभ गर्मी शुरू होने वाली होती है उसमें यह जायद की फसलें लगाई जाती है। ठीक है, खरीफ और रबी के बीच में, है ना, यानी कि गर्मी के मौसम में यह बोई जाती है और इसे हम जायद की फसल कहते हैं। यह फसलें शीघ्र तैयार हो जाती है। इसकी बुआई फरवरी मार्च में होती है तथा जून जुलाई में यह काट ली जाती है। यानी कि यह गर्मी के मौसम में ही तैयार हो जाती है और हम लोग गर्मी का मौसम में ये सब का यूज करते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, है ना, ककड़ी, खीरा, सब्जी आदि। तो ये सभी जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। सॉरी। अब हम देखते हैं कि जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसको देखिए, एक ग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग को याद करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ फसल के प्रकार लिखे हुए हैं, यहाँ बुआई का समय दिया हुआ है, यहाँ कटाई का समय दिया हुआ और ये प्रमुख फसल दिए हुए हैं। तो अब देखते हैं हम कि रबी फसल का बुआई कब की जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई मार्च अप्रैल में की जाती है। और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, है ना, ये सब रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए खरीफ फसल। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, तो जून जुलाई में। ठीक है, और इसे कब काटा जाता है, तो अक्टूबर और नवंबर में इसकी कटाई की जाती है। और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। ठीक है। सॉरी। जायद की फसलें, यानी कि जायद की फसलें कब बोई जाती है, तो देखिए मार्च अप्रैल में इसे लगाया जाता है और इसे कब काटा जाता है, तो जून जुलाई में इसकी कटाई की जाती है। और उसमें कौन कौन से फसल आते हैं, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा एवं अन्य सब्जियां, और इसके अलावा सब्जियां भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत में रबी के मौसम में भी खरीफ फसलों की कृषि की जाती है ना। हमारे दक्षिण भारत में रबी के मौसम में भी, यानी कि जाड़े की ऋतु में भी खरीफ फसलों की कृषि की जाती है। इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाती है और कृषि की जाती है। हमारे देश में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है ना, और आधुनिक उपकरणों का भी तेजी से उपयोग किया जा रहा है। समय के साथ साथ जैसे जैसे उपकरण का आविष्कार हो रहा है, हमारे देश में आधुनिक उपकरण का भी तेजी से विकास किया जा रहा है और इसका उपयोग भी हर क्षेत्र में किया जा रहा है। आइए अब हम देखते हैं उपयोगिता के आधार पर फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में। कौन कौन सा, तो खाद्य फसलें, रेशेदार फसलें, पेय फसलें, बागवानी फसलें और व्यापारिक फसलें। तो हम लोग अभी देखें कि इसे किस किस आधार पर बांटा गया है, तो उपयोगिता के आधार पे, यानी कि हम फसलों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, उसका उपयोग, है ना। यानी कि जैसे जो फसल का उपयोग हम खाने के लिए करते हैं, है ना, भोजन के रूप में करते हैं, उसे हम खाद्य फसल करते हैं। और जिन फसलों का उपयोग जो रेशेदार फसल होते हैं, उनका बहुत सारे घरेलू सामान बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो रेशे वाले फसल को रेशेदार फसलें कहा जाता है। उसी तरह जिन फसलों का हम पीने में, है ना, पीने में जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, इन फसलों का उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, तो इसे हम पेय फसलें कहेंगे। ठीक है। और बागवानी फसलें, जिसकी खेती इनकी बहुत बड़े बड़े बागों में, है ना, बागों में किया जाता है और बड़ी मात्रा में की जाती है, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, ये सब बागवानी के फसलें के अंतर्गत आते हैं। और 5वां है हमारा व्यापारिक फसलें, जिन फसलों का उत्पादन बड़े बड़े बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है और व्यापार करने की दृष्टि से की जाती है, उन फसलों को हम व्यापारिक फसल कहते हैं। ठीक है। अब हम एक एक करके देखते हैं इसके बारे में। चलिए, तो हम देखते हैं, पहला है खाद्य फसलें क्या होती है। तो खाने में प्रयुक्त होने वाली फसलें खाद्य फसलें कहलाती है। जैसे गेहूँ, गेहूँ का हम लोग रोटी बना के खाते हैं, जौ का भी रोटी बनता है ना, चावल, दाल, दलहन और तिलहन, ये सभी खाद्य फसलें हैं जिसे हम खाने में प्रयुक्त करते हैं। इसके अलावा दलहन फसलें भी होती है, जैसे चना, मटर, अरहर, मूंग, मसूर दाल, है ना, ये रबी फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी हम लोग खाने में ही प्रयोग करते हैं, इसलिए ये खाद्य फसलें कहलाते हैं।
भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता वाला देश है, यानी कि हमारे भारत देश में बहुत अधिक मात्रा में दालों की खेती की जाती है और बहुत अधिक मात्रा में हम इसका उपयोग भी करते हैं, है ना। चावल के साथ हम लोग हमेशा दाल का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए भारत में, है ना, जो हमारा जो देश है दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी वाला भी देश है। ठीक है। दलहन सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शाकाहारी खाद्य पदार्थ है, यानी कि दालों में बहुत अधिक मात्रा में प्रोटीन होती है और यह इसके अलावा यह शाकाहारी खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। बिहार की टाल, है ना, यहाँ पे टाल लिखा गया है, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे टाल होगा। तो बिहार की टाल क्षेत्र में दलहन की फसल खूब होती है। हमारे बिहार के टाल क्षेत्र में दलहन की खेती खूब की जाती है। भारत में भी देखिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में दलहन फसलों का खूब उत्पादक राज्य है। इन राज्यों में भारत में दलहन की कृषि की जाती है। अब हम देखेंगे तिलहन के बारे में। तिलहन फसलें, तो फसलों के बीजों का प्रयोग, तिलहन यानी कि तेल, जिस फसल से हम लोग तेल निकालते हैं ना, उसे हम तिलहन फसलें कहते हैं। ठीक है। और दलहन फसल का अर्थ होता है जिससे दाल वाले, जितने प्रकार के दाल होते हैं सभी दलहन के अंतर्गत आते हैं। और तिलहन का मतलब होता है तेल, जिस फसल से हम तेल निकालते हैं, और तेल हम लोग बीजों से निकालते हैं। ठीक है, फसल के बीजों से। तो फसलों के बीजों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, बीज जो होते हैं सो छोटे भी होते हैं और बड़े बीज भी होते हैं। तो छोटे बीज में कौन कौन से आ गए, तो सरसों, सूरजमुखी, है ना, अलसी, तिल, ये सभी बीज छोटे होते हैं। और बड़े बीज के अंतर्गत आते हैं सोयाबीन, नारियल। ठीक है। और इन बीजों के द्वारा ही हम तेल निकालते हैं, बीजों के माध्यम से ही, बीजों से ही तेल निकालते हैं। इन बीजों से तेल निकाले जाते हैं। इनमें से अधिकांश खाद्य और खाना पकाने में प्रयोग किए जाते हैं। तो तेल जो हम निकालते हैं, तो अधिकांश जो तेल होता है उसका हम खाना पकाने में प्रयोग करते हैं। और कुछ तेल ऐसे होते हैं जिसे हम अपने बालों में लगाते हैं, है ना, अपने शरीर में भी लगाने में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह बीजों से तेल निकाले जाते हैं और अधिकांश तेल का उपयोग हम खाना पकाने में प्रयोग में करते हैं। ठीक है। नारियल की फसलें दक्षिण भारत के समुद्री तटीय इलाकों में खूब पाई जाती है। तो नारियल का जो फसल होता है इसके लिए तटीय क्षेत्र उपयुक्त माना जाता है। और हम जानते हैं कि हमारे भारत के दक्षिण भाग में तटीय क्षेत्र है, समुद्री इलाका है ना। तो वह तटीय क्षेत्र है, इसलिए नारियल की फसलें दक्षिण भारत में बहुत अधिक मात्रा में होता है। ठीक है। अब हम देखेंगे रेशेदार फसल। तो रेशेदार फसल में जिसमें रेशे होते हैं, है ना, तो जैसे कपास, सन, रेशम, जूट आदि। तो ये कपास है, कपास से हम जानते हैं कि कपड़ा बनता है, वस्त्र बनता है। ठीक है। सन है और जूट है, ये तीनों जो है हमें पौधा से प्राप्त होता है, पादप से। ठीक है, पौधा से प्राप्त होता है। लेकिन रेशम का जो रेशा होता है ये हमें रेशम के कीट से, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो रेशेदार फसल में कौन कौन सा हो गया, कपास, सन, रेशम, जूट आदि। कपास के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, तीसरे स्थान में हमारा भारत है ना, कपास के उत्पादन में। और कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है। के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है, बहुत अधिक अच्छी होती है ना, कपास के लिए। तो गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान आदि रेशेदार फसलों के मुख्य उत्पादक राज्य है, क्योंकि इन राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है, जिस कारण यहाँ कपास की खेती उपयुक्त मात्रा में होती है। ठीक है। ये देखिए, ये कपास का पौधा है, कपास का फूल दिख रहा है। कपास के फूल से, है ना, रुई निकाला जाता है और रुई से देखिए धागा बनता है और धागा से फिर वस्त्र निर्माण किया जाता है। बिहार में देखते हैं, क्या बिहार में कपास की खेती होती है, तो नहीं होती है। हाँ, हमारे बिहार में कपास की खेती नहीं होती है, लेकिन जूट की फसल यहाँ खूब उगाई जाती है। ठीक है। और इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं जूट के बारे में। तो ये देखिए, ये जूट का पौधा है ना, जूट का पौधा लगा हुआ है और जूट से देखिए यहाँ रेशा बनता है, रेशा तैयार किया जाता है। और ये देखिए सुनहरा नजर आ रहा है ना, तो इसलिए इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। और इस रेशे से घरेलू कार्य के लिए बहुत सारे वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पे डोरमेट है ना, यहाँ पे देखिए बैग बना हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे वस्तु का बनाया जाता है जूट के
रेशे से। ठीक है। बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, दरभंगा, सहरसा में इसकी खूब उपज होती है। यानी कि हमारे बिहार राज्य में किशनगंज में, पूर्णिया में, अररिया में, दरभंगा में और सहरसा में इसकी खूब खेती की जाती है। तो किसकी? तो जूट की। ठीक है। तथा भारत में यह पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, असम में आदि राज्यों में भी जूट का फसल उगाया जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं पेय फसल। तो पेय फसल में कौन कौन से आते हैं? तो चाय, कॉफी आदि पेय पदार्थ के फसलें हैं। ठीक है। चाय की फसलें हमारे देश में अधिक मात्रा में होती है। चाय बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है चाय का, है ना। इसे ह्यूमस और जीवाश्म युक्त गहरे मिट्टी तथा ढलवां क्षेत्र में उगाया जाता है। तो चाय की खेती के लिए जीवाश्म युक्त यानी कि ह्यूमस वाले मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है और गहरे मिट्टी की। तो ह्यूमस वाली मिट्टी में हम जानते हैं कि उसमें जीवों का अंश होता है ना, इसलिए उसे हम जीवाश्म युक्त और गहरे मिट्टी कहते हैं। गहरा मिट्टी में इसका गहरी मिट्टी जो है चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और इसके अलावा ढलवां क्षेत्र यानी कि पहाड़ी एरिया में जो ढलान होता है उस क्षेत्र में इसकी खेती खूब की जाती है। ये देखिए असम की चाय खेती है ना, यहाँ बगानों में चाय उगाया गया है और इसे ठीक किया जा रहा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे देश में असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, केरल, हिमाचल प्रदेश आदि जगह चाय की खेती की जाती है। देखिए यहाँ पे असम है ना, मेघालय है और यहाँ पे त्रिपुरा भी यहीं पे है और केरल यहाँ पे नीचे में है। यहाँ पे चाय की खेती भी की जाती है। और बिहार में देखिए कहाँ पे चाय की खेती की जाती है? तो बिहार के किशनगंज में, है ना, और पूर्णिया जिले में भी चाय उगाया जाता है। हमारे बिहार में किशनगंज और पूर्णिया के जिले में चाय की खेती की जाती है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक है। यानी कि हमारा जो भारत है चाय निर्यात करने में यानी कि चाय को दूसरे देशों में भेजने में अग्रणी स्थान पे आगे है। ठीक है। देखिए निर्यात का मतलब होता है और देखिए एक निर्यात होता है और एक आयात होता है। जब हम किसी भी वस्तु का दूसरे देश से अपने देश में यदि कोई वस्तु को कोई सामान को लाते हैं तो उसे हम आयात करते हैं, यानी कि हम उसका सामान का आयात कर रहे हैं। लेकिन यदि हम किसी सामान को अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे हम निर्यात करते हैं। ठीक है। और भारत जो है विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में हम चाय को अपने देश से दूसरे देश में भेजते हैं, इसका निर्यात करते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी भी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। ठीक है। इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। यानी कि ये जो क्षेत्र है वो दक्षिण एरिया में आता है। ठीक है, भारत के दक्षिण में और नीलगिरी पहाड़ी के आसपास है। कौन कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक है, केरल है और तमिलनाडु में कॉफ़ी की खेती की जाती है। देखिए कॉफ़ी का यहाँ फिगर दिखा रहा है, ये कॉफ़ी का पौधा है ना। अब हम देखेंगे बागवानी फसलें। बागवानी फसलें इनमें मुख्यतः फूलों, फलों तथा सब्जियों का उत्पादन किया जाता है और बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, बागानों में किया जाता है। ठीक है। तो फलों और सब्जियों का उपयोग, देखिए फल का उपयोग हम खाने में करते हैं, सब्जियों का उपयोग भी हम भोजन में करते हैं और हमारे यहाँ हमें बराबर सब्जी बनता है, हर दिन बनता है। ठीक है। तो फल और सब्जी का उपयोग हम घरेलू भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। लेकिन फूलों का उपयोग हम किन किन कार्यों में करते हैं, है ना। तो देखते हैं हम फूलों की खेती की जाती है तो कौन कौन से कार्य में फूल का उपयोग किया जाता है? देखिए पर्व त्योहार में किया जाता है ना, शादी ब्याह में किया जाता है और इसके अलावा औषधि निर्माण में बहुत सारे रोगों को ठीक करने के लिए भी फूल का औषधि बनाया जाता है। तो औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है फूल का। और इसके अलावा इत्र बनाने में भी फूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फल, सब्जी और फूल, है ना, सबका प्रयोग किया जाता है और इन सभी का जो उत्पादन किया जाता है उसे हम बागवानी फसल कहते हैं। ठीक है। फल, फूल और सब्जी बागवानी फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। हमारा भारत जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। यानी कि हम जानते हैं कि जो कर्क रेखा हमारे देश में जो कर्क रेखा है वो भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है। और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को उष्ण कटिबंध कहते हैं, कि वहाँ का उष्ण जलवायु होता है।
और कर्क रेखा से ऊपर शीतोष्ण जलवायु होता है। तो इसलिए हमारा भारत जो है उष्ण और शीतोष्ण दोनों कटिबंध के अंतर्गत आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ पर दोनों प्रकार के उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार के फलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। साग सब्जी की खेती को ड्रग फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, जो साग सब्जी फल फूल का उत्पादन किया जाता है तो उसे हम ड्रग फार्मिंग भी कहते हैं। अब हम देखते हैं व्यापारिक फसलें। तो ऐसी फसलें जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में, है ना, यानी कि व्यवसाय के लिए, व्यापार की दृष्टि से ही उन फसलों का प्रयोग उत्पादन किया जाता है, या फिर उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में फसलों को उगाया जाता है और उद्योगों में भेजा जाता है, उसे हम व्यापारिक फसल कहते हैं। तो जैसे रबड़ हो गया, मखाना, तंबाकू, गन्ना आदि व्यापारिक फसल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे रबड़ निकाला जा रहा है ना, रबड़ का पेड़ है और पेड़ को काट के, ठीक है, काट के उससे देखिए उसका दूध जैसा निकलता है, जो निकाला जाता है और एक जगह जमा किया जाता है और फिर इसको मशीन से उस रबड़ के रूप में बनाया जाता है और उससे बहुत सारे पदार्थ का निर्माण किया जाता है। तो रबड़ से देखिए ट्यूब बनता है, टायर बनते हैं, खिलौना बनाए जाते हैं, बिजली के तार बनाया जाता है, जूते चप्पल बनाए जाते हैं, इनके बहुत से वस्तु का निर्माण में रबड़ का प्रयोग किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसे व्यापारिक फसल कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, और यदि आप लोगों को मेरी क्लास समझ में आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई क्लास लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप क्लास आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।